जब सरकार छोड़ी मैंने, इस बात की टीस है मेरे को, उस समय हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था। आज हरियाणा जो है किस चीज में नंबर 1 है? बेरोजगारी में। मैं कहता हूं हुड्डा साहब, कुछ तो शर्म करते, हिसाब मांगते हुए। आपका 10 साल का शासन हरियाणा का जन जन जानता है, जो हालात आपने हरियाणा प्रदेश के अंदर किए थे। नमस्कार, भारत एक्स फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रवण गुप्ता। हरियाणा में चुनाव है, तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा के सीनियर जर्नलिस्ट श्री वीरेंद्र फोगाट। इतना देर जो है, सारे लिस्ट भी अभी तक नहीं आए हैं, जहां तक अभी तक की जो जानकारी है। हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ शरवण जी, क्योंकि मैं भी अपनी लाइफ में पहली बार एक ऐसा इलेक्शन देखा है कि कल जो है नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तिथि है, और आज तक जो है जो मुख्य पार्टी है कांग्रेस, उसका भी जो है अभी पूरी जो सीटें हैं वो घोषित नहीं की गई हैं कि किन को टिकट मिलेगा। हालांकि ये बात सही है कि कांग्रेस ने जो है, जो संभावित उम्मीदवार हैं या जिनका टिकट अलॉट हो जाएगा कल तक, उनको कह दिया गया है कि आप नॉमिनेशन कर सकते हैं या डॉक्यूमेंट के साथ अपनी तैयारी रखिए। और आज भी बहुत सारे जो है कांग्रेस ने नॉमिनेशन किए हैं, लेकिन ये ऐसा पहली बार है। और शायद इसके पीछे जो कारण मुझे नजर आता है, अगर हम उस पर बात करें श्रवण जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे जो लॉजिक है वो यही है कि कहीं विद्रोह ना हो जाए, बगावत ना हो जाए। क्योंकि देखिए, अब हरियाणा में 90 सीट है। अच्छा। तो अब इसको सीधा सीधा कहें तो 90 अनार हैं और लगभग 2,500 से ऊपर बीमार थे। यानी कि 2,500 से ज्यादा लोगों ने कांग्रेस की टिकट के लिए अप्लाई किया था 90 सीटों पे। ठीक ठीक। तो कांग्रेस के सामने ये बड़ा धर्म संकट था कि भाई अब किसको तो हम जो है टिकट दें तो और लोग नाराज हो जाएंगे। तो इसका एक तरीका शायद यही निकाला गया कि आखिरी दिन तक जो है इस सस्पेंस को बरकरार रखा जाए, ताकि और जो उम्मीदवार हैं जिनको टिकट मिलना है उनको कह दिया जाए कि आप तैयारी रखें, कुछ ने आज नॉमिनेशन कर दिया, कल कुछ कल कर देंगे। और इसमें एक और रहा कि भाई कांग्रेस ने जो सीटें जारी की हैं, जो टिकटें बांटी हैं, वो लगभग सिटिंग गेटिंग का फार्मूला था। तो उसमें 31 जो एमएलए थे, लगभग सबको टिकट मिल गया था। और फिर 9 और ऐसे उम्मीदवार थे जिनको जो है कांग्रेस ने टिकट दे दिया है। लेकिन छुटपुट विद्रोह या थोड़ा बहुत बगावत वहां भी हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अब की बार ये बगावत ज्यादा दिखाई दी। तो कांग्रेस ने अब तक कितने नाम घोषित कर दिए हैं? अभी तक की अगर जानकारी कहा जाए तो लगभग जो है 41 नाम जो है कांग्रेस ने घोषित किए थे। और अभी ये है कि हालात ऐसे है कि हो सकता हम आप जो है इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, तो तेजी से जो है वो घोषित हो जाए। बिल्कुल हो सकता है रात को भी हो जाए, देर रात तक को। तो एक तो जो जिसका मतलब कि बहुत ज्यादा ध्यान है, मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बाद जो है लगभग, वो विनेश फोगाट पर है, जो जुलाना से लड़ रही हैं चुनाव। और उन्होंने आज अपना नॉमिनेशन भी वो फाइल कर दिया है, और उनके खिलाफ जो है कल बीजेपी ने अनाउंस कर दिया है वो कैप्टन योगेश बैरागी। तो वहां का कैसे देखते हैं मुकाबला? चूंकि अब सबकी निगाहें उस पर हैं, तो मेरे ख्याल से आप तो हरियाणा पॉलिटिक्स को इतने लंबे सालों से देखते आए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो वहां क्या देखते हैं जुलाना में? देखिए, विनेश के बारे में अगर हम श्रवण जी बात करें तो जो ओलंपिक से पहले 2022 में उन्होंने जिस तरह से तत्कालीन कुश्ती फेडरेशन के जो अध्यक्ष थे बृजभूषण सिंह, जो एक भारतीय जनता पार्टी के बहुत कद्दावर नेता हैं, और उनका जो है कई सीटों पर प्रभाव है, अपनी जाति और समाज को जिस तरह से वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो बड़े महत्वपूर्ण बन गए थे। बावजूद इसके विनेश फोगाट और अन्य पहलवानों ने उनके खिलाफ जो यौन शोषण के आरोप थे उनके लिए काफी संघर्ष किया, और दिल्ली में जंतर मंतर पर जनवरी की ठंड में वो बैठे और लगातार प्रोटेस्ट हुआ, लगातार लोगों ने समर्थन किया, हरियाणा के लोगों ने भी समर्थन किया, बाहर से विपक्षी दलों का भी समर्थन मिला, जिसमें कांग्रेस सबसे आगे थी। तो उस कारण जो है काफी बीजेपी सरकार की शिक्षा लेदर भी हुई, और उनका लोकसभा में टिकट कटा कैसरगंज से। हालांकि उनके लड़के को जो है टिकट दे दिया गया और वो वहां से जीत भी गए, एमपी भी बन गए हैं। लेकिन और भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष पद से भी उनको इस्तीफा देना पड़ा, और चुनाव करा के उन्हीं के एक कोई संजय है, मिस्टर संजय, वो
अब प्रधान बना दिए गए, वहां अध्यक्ष बनाए गए। अब तो चुनाव में क्या विनेश स्थिति है? देखिए, हाँ, वो मैं वही पहुंच रहा हूँ कि चुनाव में ये स्थिति है कि विनेश फोगाट का इलेक्शन जो वो जुलाना से लड़ रही है, वो बिल्कुल एक स्टार सेलिब्रिटी की तरह जो है पूरे हरियाणा में चर्चा है। और मुझे तो ऐसा लगता है पूरे उत्तर भारत में जो जम्मू कश्मीर और हरियाणा की सीटों का, ये इलेक्शन का जो चर्चा चलेगी, उसमें विनेश फोगाट का जिक्र जरूर होगा। और आज अच्छा। वो एक सेलिब्रिटी की तरह उभरी है और पूरा हरियाणा जो है उस हम्म। चुनाव पर नजर जमाए हुए है कि भाई। और एक देखिए, जुलाना की जो सीट है, वहां कांग्रेस बहुत कम जीती है। अच्छा। पिछले 20 साल से तो वहां जो है कांग्रेस जीत ही नहीं पाई है। हम्म। तो वो भी एक एक फैक्टर रहेगा क्या कि इसकी, क्या इस बार विनेश फोगाट जैसा कैंडिडेट होते हुए कांग्रेस वहां जीत दर्ज कर पाएगी? तब तो मामला और तो विनेश, दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि वहां से कांग्रेस जीतती नहीं रही है और इस बार पहलवान हाँ, विनेश बहुत साल फोगाट को पहले कभी उतारा है जी। 20 तो तो बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है मुकाबला। नहीं, चुनाव वहां कई बार हो चुके हैं, लेकिन जीता मुश्किल से 2 बार है। और पिछले 20 साल से, लगभग 20 साल से वहां कांग्रेस नहीं जीती है, जी। 97 के बाद। तो वो हम्म। चीज भी है। कांग्रेस के हम्म। लिए भी एक ये बड़ा सवाल है, और विनेश के लिए भी बड़ा सवाल है, क्या उन्होंने ये ठीक फैसला किया है? इस बात का भी जो है उनका रिजल्ट जो है वो उस पर मोहर लगाएगा। क्या उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करके अपना जो कैरियर आगे ले जाएंगे, वो सही फैसला है या गलत है, उससे भी साबित हो तो जाएगा। इस बार कौन कौन से फैक्टर विनेश फोगाट के फेवर में जाएंगे? देखिए, एक सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है कि हरियाणा में पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जिसमें 9.5 साल मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री रहे, तो उनके खिलाफत काफी है हरियाणा में। और 3 मुद्दे हैं इसमें, देखिए, मुख्य रूप से। एक तो आप किसान और जवान का मुद्दा मुख्य है इसमें। किसानों का जो आंदोलन दिल्ली के जी। बॉर्डर पे चला, वो तीन तीन तरफ से तो हरियाणा से घिरा हुआ है दिल्ली। तो हम्म। वहां जो है, चाहे वो टिकरी बॉर्डर है, चाहे वो सिंघू बॉर्डर है, और शाहजहांपुर बॉर्डर जो दक्षिण हरियाणा की तरफ है, हम्म। तो तीनों जगह मोर्चाबंदी रही और किसानों का काफी लंबा संघर्ष रहा, 378 दिन के करीब। और उसमें वो हम्म। कृषि कानून वापस लेके ही उनको जो है किसानों को वापस जाना पड़ा। और उसके बाद जो पंजाब से किसान चलने शुरू हुए दोबारा से दिल्ली घेरने के लिए, शंभू बॉर्डर पे वहां अंबाला के पास उनको रोका गया, आज भी वहां मोर्चा लगा हुआ है। तो एक तो किसानों का फैक्टर बहुत बड़ा काम करेगा। और जवानों का मैं इसलिए कहता हूं कि अभी जो है एक बहुत बड़े अखबार ने सर्वे भी किया है कि हरियाणा में मुख्य फैक्टर जो है इस चुनाव में, वो बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार। तो ये हम्म। तीनों मुद्दे ऐसे हैं कि जो हम्म। कांग्रेस को सूट करते हैं और बीजेपी के खिलाफ जाते हैं। और एंटी इनकम्बेंसी भी है। इसमें क्या है कि एक तो विनेश फोगाट का कैंडिडेचर अपने आप में बहुत बड़ा है, वो एक बहुत बड़ी स्टार और सेलिब्रिटी बन चुकी हैं, और महिला हैं, पहलवान हैं। और तीसरी बात, जो आपने जातिगत समीकरण की बात की, जुलाना में ये जाट बाहुल्य इलाका है, काफी जो है जाट वोटर्स रहे हैं, लेकिन यहाँ चौधरी देवीलाल के परिवार का ज्यादा प्रभाव रहा है। जींद के बांगर का इलाका है, ये जींद का इलाका है, तो यहाँ उनका प्रभाव ज्यादा रहा, उनके कैंडिडेट ज्यादा जीते हैं यहाँ। हम्म। तो इस कारण जो है कांग्रेस को वहां मौका इस तरह का जो है मिला है कि विनेश फोगाट के कैंडिडेचर को लेके अगर कांग्रेस वहां जीत जाती है तो बहुत बड़ा फैक्टर होगा। हाँ, जातिगत समीकरण काम करेगा इसमें, इसमें कोई शक नहीं है, तो वहाँ क्योंकि जाति का देखिए, क्या है? जाति का क्या है कि मोटे तौर पे किसकी ज्यादा है संख्या वहां पर? नहीं, मोटे तौर पे तो जुलाना में जो है जाट जो वोटर है वो काफी ज्यादा है, अच्छा। वो अहमियत रखते हैं, वो किसी को जिताने हराने की क्षमता रखते हैं। तो और विनेश ज्यादातर फोगाट वहां भी से तो जो, जाट से ही आती हैं, जाट समुदाय हाँ, से वो ही। बिल्कुल जाट समाज से रिप्रेजेंट करती हैं। और वो उनका वो जो है, वैसे तो चरखी दादरी जिला है जो, उसमें बलाली गांव है, हाँ, वहां उनका की घर है बेटी है जी। वो। जी जी जी। लेकिन इनकी जो है शादी, वो एक बख्ता खेड़ा गांव है जींद में, जुलाना में पड़ता है। तो वहां से इसलिए इन्होंने जो है अपनी ससुराल के पक्ष के इलाके को चुना है, और वहां से ये चुनाव लड़ रही हैं। अच्छा और अच्छा। एक और फैक्टर हम कह सकते हैं, आप जो पूछ रहे थे भाई जुलाना में, देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, 10 साल मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, 2014 से 2004 से लेकर 14 तक। तो जी वो जी। उनका जो फैक्टर है कि आसपास के इलाकों में वो एक जो है सर्वमान्य नेता के रूप में उभरे हैं। जब से चौधरी देवीलाल के जो पुत्र हैं ओम प्रकाश चौटाला जी, उनकी पार्टी में दो फाड़ हुई, जिसमें जजपा एक अलग पार्टी बनी, दुष्यंत और उनके पिताजी और उनके भाई ने लेके, और इनेलो जो उनका पैतृक दल था, उसमें जो है ओम प्रकाश चौटाला जी और उनके पुत्र जो है अभय चौटाला, वो रह गए। तो दो फाड़ होने से चौधरी देवीलाल के परिवार का जो है हालत अब ठीक नहीं है वहां, और इस चीज का बेनिफिट भी कांग्रेस को मिलेगा। और जजपा, क्योंकि वो जो है जजपा का भी काफी प्रभाव रहा है वहां। और उन लोगों ने, क्योंकि पिछले 4.5 साल मनोहर लाल खट्टर जी के साथ बीजेपी के साथ जो है सरकार चलाई है,
तो जेजेपी को भी इस एंटी इनकम्बेंसी का खामियाजा तो वहां भुगतना पड़ेगा। अच्छा, इसका मतलब जजपा वहाँ कमजोर है जुलाना में। बिल्कुल कमजोर है। जसपा तो लगभग पूरे हरियाणा में ही काफी मुश्किलों का सामना कर रही है। जी। बीजेपी जो है वो ये हरियाणा में जो है देखिए, उन्होंने नायब सिंह सैनी को खट्टर साहब को हटा के नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया। तो उसके बाद इन्होंने ओबीसी कार्ड जो है खेलने का जो है एक मैसेज लोगों में दिया। और ये योगेश बैरागी जो एक्स कैप्टन है, रिटायर्ड सैनिक है, ये भी जो है ओबीसी वर्ग से संबंधित है। तो बीजेपी का मुझे जो लगता है वो उनका जो परसेप्शन है या वो सोच के इस नैरेटिव के साथ ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जा रही है कि हमें ओबीसी का मैक्सिमम वोट जो है वो मिल सके। उनको उतारने के पीछे मुझे इससे ज्यादा, क्योंकि वो ऐसे कोई जाने माने या कोई बहुत बड़े नेता नहीं है हाँ, वो कि पहली भाई बार उनका चुनाव जो लड़ है रहे हैं, जैसा अखबारों में आया है कि वो वो पहली पहली बार बार उतरे। चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसके हम्म। पीछे कारण यही है कि ओबीसी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए कि भाई जाट के खिलाफ जो ओबीसी या और लोग जो हैं, वैश्य वर्ग है या जो महाजन वर्ग, वहां से हमें कुछ वोट मिल जाए, जाट वर्सेज नॉन जाट सीधा सीधा ना हो, तो कम से कम ओबीसी फैक्टर के कारण जो है उनको वोट मिले। जी जी उनको जी। उतारने के पीछे यही लॉजिक है। अच्छा। अच्छा, एक दूसरा सवाल जो विनेश फोगाट के बाद जो है जिसका ध्यान सबसे ज्यादा आजकल आता है वो कुमारी शैलजा हैं। और दूसरा उनका जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जो उनकी टसल है, जो अक्सर वो साफ बोल रही हैं, बहुत सारी बातें बोल रही हैं वो। नहीं, आपने ये बिल्कुल मौजूद सवाल उठाया है कि देखिए, शैलजा जो है विद इन कांग्रेस एक फैक्टर तो जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो लगातार जो है, देखिए वो लोकसभा में वो रही हैं 4-5 बार, राज्यसभा की मेंबर रही हैं, एमएलए रही हैं। तो उनका जो है, और इस तरह का दावा भी उनका लगातार उनके समर्थक करते रहे हैं कि भाई हरियाणा को जो है एक दलित महिला, दलित भी और महिला मुख्यमंत्री हरियाणा में मिल जाए, उसके समर्थकों का इस तरह का रहा। हालांकि उन्होंने सीधे सीधे अपने मुंह से कभी ये नहीं कहा है। अब परसों जो मुलाकात हुई है और जो आज अखबारों में रिपोर्ट हो रहा है और लगातार ही शैलजा को लेकर रिपोर्ट होता है कि मुख्यमंत्री, उन्होंने जैसे पीछे इच्छा जताई थी कि भाई मैं है ना विधानसभा का चुनाव लड़ने की इच्छुक हूं। तो उसको, इस उनकी इस बयान को और इस बात को इस तरह से देखा गया कि वो एमएलए बन के और मुख्यमंत्री पद की रेस में आना चाहती हूँ। और उसका काउंटर ये हुआ कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बेटे हैं, जो अभी लोकसभा सांसद हैं रोहतक से, दीपेंद्र हुड्डा जी, उन्होंने भी ये घोषणा की कि भाई मैं भी जो इच्छुक हूँ। अगर पार्टी हाईकमान जो है एमपीज को, लोकसभा सदस्यों को अगर चुनाव लड़ाना चाहती है और इस तरह का कोई विचार है, तो वो मैं भी इच्छुक हूँ। मतलब तो कहने का अर्थ ये है कि बाप बेटे दोनों उतर आए दंगल में। हाँ हाँ, तो देखिए इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि देखो हरियाणा में तो एक एसआर के फैक्टर जो मीडिया द्वारा गढ़ा गया है कि भाई शैलजा और रणदीप और कैसे किरण चौधरी, ये तीनों लगातार भूपेंद्र हुड्डा के एक विपक्षी खेमे के रूप में या विपक्षी गुट कह लीजिए उसके रूप में कांग्रेस में सक्रिय रहे हैं ये। और उन्होंने कोशिश की है कि कहीं ना कहीं उनका जो है कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन हुआ क्या कि किरण चौधरी तो भाजपा में चली गई हैं, वो तो राज्यसभा सदस्य बन गई और उनकी पुत्री को तो शाम से उनकी जगह उनकी टिकट भी मिल गया है। एमएलए की टिकट मिल गई है। लेकिन इसमें ये हुआ कि अब बीरेंद्र सिंह जो है वो भाजपा से वापस आ गए और उनके बेटे जो है वो कद्दावर नेता है कांग्रेस के, और वो भी मुख्यमंत्री पद के जो है अभिलाषी रहे हैं। उन्होंने ये अपना दर्द और तकलीफ बार बार कही भी है कि भाई मैं हरियाणा का मुख्यमंत्री बन के और बांगोर या जो जिस इलाके जींद या उचाना से वो आते हैं तो उस इलाके की सेवा करना चाहता हूं, उन्होंने कहा है ये चीज। लेकिन अभी वो ये कि अब क्योंकि कांग्रेस में अब स्थिति ये है कि रणदीप सुरजेवाला जी तो राजस्थान से चले गए हैं राज्यसभा में, और किरण चौधरी जो है वो कांग्रेस छोड़ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी में है। तो अब शैलजा के लिए ऐसी बस्ती हैं जो एक कद्दावर नेता भी हैं, सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, पढ़ी लिखी हैं, और एक यूं लगा लीजिए कि भी एक फैक्टर है, वो दलित भी है और महिला भी। तो ये चीजें चलती रहती हैं, बाकी तो भविष्य नहीं के तो गर्भ में है। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्यों नहीं फिर मान रहे हैं शैलजा के नाम पे? वो तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, शैलजा को मौका मिलना चाहिए। देखिए शरण जी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ये जो मोह है पद के प्रति, जो मोह है, ये मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कुछ भी बनना है, ये एक बार वो कहते हैं ना कि ये खून मुंह लगने वाली बात है। अगर आप एक बार मुख्यमंत्री रह गए हैं तो आपको लगातार ये लगता है कि आप इस पद पे रिटायर। एक बात मैं बिल्कुल जो है कह सकता हूं ये कि उन्होंने हरियाणा के जाट वर्ग में काफी अच्छी पहचान और अच्छी पकड़
कांग्रेस की बनाई है, इसमें कोई शक नहीं। वो जब 10 साल मुख्यमंत्री रहे तो जाट, किसान वर्ग और भी बहुत सारी जातियां जो है वो कांग्रेस के साथ जुड़ी हैं। आज जहां कांग्रेस खड़ी है, उनके पिछले 10 साल के कार्यकाल में उनकी जो नीतियां रही, जो डेवलपमेंट का काम रहा, या सबको साथ लेके चलने की जो उनकी कार्यशैली थी, उससे काफी कुछ कांग्रेस मजबूत हुई है। और आज जो है कांग्रेस में वो सबसे बड़े प्रभावशाली और कद्दावर नेता है, और दावा उनका इसी आधार पे। तो अगर यहाँ स्थिति ऐसी होती है कि अगर मान लीजिए कांग्रेस बहुमत प्राप्त करेगी और उसके बाद, और इसमें ज्यादातर टिकटें जो हैं वो भूपेंद्र हुड्डा जी के समर्थकों को ज्यादा मिली हैं, शैलजा जी के समर्थकों को उतनी टिकट नहीं मिल पाएंगी, स्वाभाविक है, क्योंकि जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उदय भान जी, वो भी भूपेंद्र हुड्डा जी के काफी नजदीक हैं और बहुत अच्छी टीम के रूप में काम कर रहे हैं वो दोनों लोग। तो उससे क्या होगा कि ज्यादा एमएलए अगर इनके जीत के आएंगे, और तो मुझे नहीं लगता कि केंद्रीय नेतृत्व, हाई कमांड जो है इस पोजीशन में है आज के दिन कि वो हुड्डा साहब से सलाह मशवरा किए बिना या उनकी इच्छा के बिना किसी और को मुख्यमंत्री, उनकी सलाह के बिना ये हाईकमांड के लिए बड़ा मुश्किल होगा। ये और आपको ये नहीं तो लग रहा है कि उन्हें मिलेगा, जो है उनका नाम नहीं, आएगा? नहीं, मुझे बिल्कुल संभावना लग नहीं रही है, क्योंकि देखिए अगर मुख्यमंत्री पद का दावा आपको पेश करना है तो वो तो हाईकमांड तय करेगी, तो वो मुख्यमंत्री बनाई जा सकती हैं। कोई भी, भूपेंद्र हुड्डा जी जब मुख्यमंत्री बने 2005 में, तो उसमें क्या हुआ था? भूपेंद्र हुड्डा जी तो रोहतक से लोकसभा के सदस्य थे, वो तो विधानसभा के सदस्य भी नहीं थे, चुनाव भी नहीं लड़ा था। और भजन लाल जी जो है उनके नेतृत्व में मुख्यमंत्री, सॉरी, अपना कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, और 90 में से 67 सीट लेके जो वो आए थे, और बावजूद इसके भूपेंद्र हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। जरूरी नहीं है कि एमएलए बनने के बाद ही कोई मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा जी खुद वो उनकी तरफ भी इशारा कर रही थी कि भूपेंद्र हुड्डा जी जब मुख्यमंत्री बने 2005 में, तो वो लोकसभा सदस्य थे, और उन्होंने बाद में उपचुनाव जीत के जो वो आए हैं। नहीं, लेकिन अभी तक तो यही लग रहा था ना कि बकायदा नाम का की घोषणा होगी, उनका नाम आएगा, और उन्होंने भी कुछ दिनों पहले यही सब सोच करके बयान दिए थे। नहीं, इच्छा उन्होंने जरूर जताई थी, लेकिन मुझे ये संभावना लग नहीं रही है। इसका मतलब क्या शैलजा का खेल खत्म है अब हरियाणा की राजनीति में? मैं हरियाणा में रहता हूँ, हरियाणा में हम सीधा सीधा देखें ना, तो इस तरह का टकराव जो हमें लगता है, जो मीडिया में जो आता है ना कि भूपेंद्र हुड्डा जी और शैलजा के बीच में तलवारें खींची हुई हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। उनकी इच्छाएं हैं। और देखिए, वो जैसा मैंने कहा कि भाई पार्टी में कोई भी आदमी एमएलए बनता है, एमपी बनता है, तो उसका स्वाभाविक रूप से वो अपने राज्य में मुख्यमंत्री बनना चाहता है या केंद्र में मंत्री बनना चाहता है, और अगर ज्यादा कोई बड़ी इच्छा हो, पूर्ति हो सकती हो, तो वो प्रधानमंत्री भी बनना चाहता है। तो ये इच्छा की बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि उनके समर्थकों में आपस में इस तरह का कोई टकराव या तलवारें खींची हुई है कि ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, तो लेकिन इससे वो कुछ असर अपना जो पड़ेगा? है इसका पोस्टर, असर कुछ पड़ेगा चुनाव में? मतलब नुकसान होगा नहीं, कांग्रेस वो को? इन दोनों देखिए, गुट के? जी। शैलजा जी की पोस्टरिंग जरूर है कि वो मुख्यमंत्री पद की दावेदार हैं, लेकिन सीधे सीधे इस तरह से कुछ ना तो उन्होंने अपने मुंह से कहा है कि भी मैं ही बनूंगी या मैं लड़ूंगी और मुझे लोकसभा का विधानसभा में टिकट दिलाई जाए, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो उन्होंने एक पार्टी को, अपनी जो हाईकमांड को एक मैसेज किया था कि भाई बयान के माध्यम से कि अगर विधानसभा में लड़ना चाहती हूँ, अगर मुझे लड़ाया जाए तो मैं बिल्कुल शहर जो है तैयार हूँ। नहीं, तो लेकिन ये ऐसा होना जी मुझे नहीं जी, लगता नहीं है। इस बार जो है वो आपको कांग्रेस और बीजेपी ओवरऑल हरियाणा की, अभी हमने बात की विनेश फोगाट की बात की और कुमारी शैलजा की बात की, अब ओवरऑल की हम्म। आपको क्या लगता है इस चुनाव में बीजेपी कहाँ खड़ी है और कांग्रेस कहाँ खड़ी है? 2019 से लेके 2024 का लोकसभा चुनाव है, उसमें काफी कुछ जो है ये सामने आ गया था कि हरियाणा में 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी लोकसभा में, वो 5 सीटों पे हार गई थी। 5 में लोकसभा के एमपी जो है कांग्रेस के बने हैं, और 90 में से 46 सीटों पे इंडिया गठबंधन, 4 में आम आदमी पार्टी, और 42 पे जो है वो कांग्रेस आगे रही है लोकसभा को, जो वोटिंग पैटर्न है उसके हिसाब से। और जिस तरह से मुख्यमंत्री बदला गया बीजेपी का, और जिस तरह से बहुत सारे फैक्टर हरियाणा में, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव एक लोकल चुनाव के रूप में काम करता है, इसमें राष्ट्रवाद और मोदी फैक्टर, विदेश नीति और बहुत सारे ऐसे फैक्टर काम नहीं करते हैं, लोकल लेवल पे काम करते हैं। जी जी। और जो लोकल फैक्टर्स हैं, जिसमें अग्निवीर का मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि हरियाणा से बहुत बच्चे जो है फौज में भर्ती होते हैं। हरियाणा का एक हर 10वां सैनिक भारतीय सेना में वो हरियाणा से मिलेगा, वो चाहे अहिरवाल है, चाहे आप रोहतक, सोनीपत, झज्जर,
जींद, भिवानी, हिसार, महेंद्रगढ़, ये पूरा जो इलाका है किसान बाहुल्य इलाका, जो किसानों के बच्चे हैं वो फौज में जाना बहुत पसंद करते हैं। लेकिन अग्निवीर के बाद उनकी जो है नफरी बहुत घट गई। हम खुद अपने अड़ोस पड़ोस में देखते हैं कि बच्चे अब फौज में एक सिपाही के रूप में जो है वो नहीं भर्ती होना चाहते, क्योंकि अग्निवीर योजना का बहुत ज्यादा विरोध है। और किसान आंदोलन की वजह से हरियाणा, क्योंकि किसान प्रदेश है, किसानों का प्रदेश है, खेती बाड़ी पर निर्भर लोग बहुत ज्यादा हैं गांव में, तो वो लोग भी किसान जो है नाराज हैं कि बीएमएसपी की गारंटी के लिए एक मीटिंग जो है आज तक नहीं बुलाई गई है, और लीगल गारंटी के लिए जो वायदा किया था किसानों को दिल्ली से उठाने के बाद, वो भी बिल्कुल उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो उस मामले में भी नाराज हैं। और हरियाणा में जिस तरह खट्टर सरकार की मौजूदगी में या उनके रहते हुए जिस तरह से किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, उनके सर फोड़े गए, मुकदमे दर्ज किए गए, उनको रोका गया, कीलें बिछाई गई, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर। और तीसरा फैक्टर जो है महिला पहलवानों का जो मुद्दा है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कुल मिला की स्थिति ये है कि ये बात बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ माहौल पूरे इलेक्शन में जो आपको दिखाई दे रहा है हरियाणा में। अच्छा, तो और उसका बेनिफिट वो कांग्रेस को ही होगा, क्योंकि जो बाकी क्षेत्रीय दल हैं वो इनेलो और जजपा, उनका भी काफी विरोध है। जजपा का तो बहुत ज्यादा विरोध है, क्योंकि 4.5 साल बीजेपी के साथ वो सरकार में शामिल रही है, तो एंटी इनकम्बेंसी का खामियाजा उनको भी भुगतना पड़ेगा। और अच्छा, इनेलो भी, क्योंकि एक जी जी जी, बोलिए बोलिए। दल के रूप में, हाँ जी बोलिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ आप कोई फैक्टर है उससे कांग्रेस को नुकसान देखिए होगा, आप, वोट कटेगा आपका, बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए आम कांग्रेस का। आदमी का फैक्टर जो है वो, जी। हाँ देखिए, हाँ यही कंक्लूड करेंगे। आम आदमी पार्टी का फैक्टर जो है, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से आम आदमी का प्रदर्शन रहा, आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, वो चाहे पंजाब और दिल्ली को लेके, वो काफी उनका मोरल डाउन है। और जिस तरह से मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह, सत्येंद्र जैन को जिस तरह से जेल में भेजा गया और पार्टी को बहुत कमजोर कर दिया गया है, इसमें कोई शक नहीं। तो वो चीजें जो है हरियाणा में जो संभावनाएं दिख रही थी आम आदमी पार्टी को, उस तरह से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। और दूसरा ये है कि आम आदमी पार्टी का जो प्रभाव है वो कस्बाई और शहरी क्षेत्रों में ज्यादा है, और वहां कांग्रेस भी काफी मजबूत है। तो ठीक। जो एंटी इनकम्बेंसी या एंटी बीजेपी जो माहौल है, उसमें हरियाणा का जो वोटर है या मतदाता है वो इतना जागरूक, मैं उसको मानता हूं कि वो ये सोच के वोट करेगा। और हरियाणा में तो ये कहावत है कि हरियाणा में किसी पार्टी की सरकार बनाने के लिए वोटिंग नहीं की जाती, किसी सरकार को गिराने के लिए, किसी पार्टी को हराने के लिए वोटिंग के लिए ज्यादा जाना जाता है हरियाणा। अच्छा तो उस अच्छा। स्थिति को देखते हुए कांग्रेस के फेवर में रहेगा, और आम आदमी पार्टी को जो है। ठीक है, वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हरियाणा पॉलिटिक्स की बहुत बहुत सारी चीजें बताई, पब्लिक को भी बहुत सारी चीजें पता लगी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है शर्मा जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो ये थे हरियाणा के सीनियर जर्नलिस्ट श्री वीरेंद्र फोगाट। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर